बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में टॉपिक है ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। अब ये सिक्योरिटी से रिलेटेड ही टॉपिक हैं। ऑथेंटिकेशन से मुराद ये होती है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो डाटा हो या सॉफ्टवेयर्स हो या कोई भी रिसोर्स, उस तक एक्सेस करने के लिए सिर्फ वो पर्सन्स अलाउड हैं जिनको जो ऑथोराइज्ड हैं, जिनको इजाज़त है। ठीक है, और उसको हम किस तरह से ये सारी इजाज़त ऑफ़र करते हैं, वो सारा एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। एनीवे, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एन आइडेंटिटी क्लेम्ड बाय और फॉर अ सिस्टम एंटिटी। वेरीफाई करना किसी भी एंटिटी के लिए कि जो वो सिस्टम को यूज़ कर सकता है या सिस्टम की एंटिटी है। मिसाल के तौर पे सिस्टम का वो पार्ट है, सिस्टम का वो यूज़र है। ठीक है जी। एन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। वन इज़ आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड इज़ वेरिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको वेरीफाई करना। आइडेंटिफिकेशन स्टेप क्या है जी? प्रेजेंटिंग एन आइडेंटिफायर टू द सिक्योरिटी सिस्टम। कोई भी एक आइडेंटिफायर जो है ना, वो सिक्योरिटी सिस्टम को प्रेजेंट किया जाए। आइडेंटिफायर शुड बी असाइंड केयरफुली बिकॉज authenticated identities are the basis for other security devices such as access control services। तो जो आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है उसी की बेस पर फिर ऑथराइजेशन के बाद डिफरेंट जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन तक यूज़र या सॉफ्टवेयर या सिस्टम एक्सेस हासिल करता है। इसलिए जो आइडेंटिटी प्रोवाइड करना वो केयरफुली प्रोवाइड की जानी चाहिए। Verification, presenting or generating authentication information that corroborates the binding between the entity and identifier। जो entity कोई भी person है, यूज़र है, और identifier के दरमियान एक लिंक, एक सेशन स्टार्ट करवाती है, वो वेरिफिकेशन स्टेप कहलाता है। अब ये निस्ट ने एक डॉक्यूमेंट लिखा सिक्योरिटी के हवाले से, जैसे कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, वो कहता है जी डिफाइंस अ जनरल मॉडल फॉर यूज़र ऑथेंटिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एंटिटीज़ एंड प्रोसीजर्स। इसने एक मॉडल बनाया। मॉडल क्या जी? वो एक डिफरेंट जो उसमें एंटिटीज़ जो फंक्शनैलिटीज़ रोल प्ले करती हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उसको रिप्रेजेंट किया गया इस मॉडल में, और वो इस फिगर में शो किया गया है सारा प्रोसेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा कोई सब्सक्राइबर है, कोई क्लेमेंट है। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है जी, और ये रिक्वेस्ट करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, और ये जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है ये इसकी आइडेंटिटी का प्रूफ मांगेगी। ठीक है जी, फिर वो उसको प्रूफ अगर ऑफ़र कर दिया जाएगा तो फिर वो इसकी प्रूफिंग हो गई। उसके बाद ये क्रेडेंशियल सर्विस प्रोवाइडर तक इसकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करेगा जिसने डिफरेंट सर्विसेज अलाउ करनी है। उसके बाद ये जो क्रेडेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है ये रजिस्ट्रेशन इशू करेगा, टोकन, क्रेडेंशियल, कोई भी पासवर्ड वगैरह, कोई भी मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए से जो सब्सक्राइबर है वो डिफरेंट रिसोर्सेज, जो भी सर्विसेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सेस कर सकता है। उसके बाद ये ऑथेंटिकेट, ये लेफ़्ट साइड पे जो प्रोसेस है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अभी ये रजिस्ट्रेशन हो रही है। रजिस्ट्रेशन, क्रेडेंशियल इशुएंस एंड मेंटेनेंस। यूज़र एक रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसको उसका पासवर्ड, उसका यूज़र नेम वगैरह कंफर्म हो रहा है। उसके बाद सिस्टम के रिसोर्सेज जब उसने यूज़ करने हैं, यही सारे क्रेडेंशियल जो सिस्टम के रिसोर्सेज को वेरीफाई करने वाला है उसके साथ भी शेयर कर दिए गए हैं। ठीक है जी,
जो भी यूज़र नेम है, पासवर्ड है, यूज़र आईडी है वगैरह। अब जो सब्सक्राइबर है वो रिलेइंग पार्टी के साथ उसका ऑथेंटिकेशन सेशन चलेगा, मतलब वो यूज़र नेम पासवर्ड के साथ लॉग इन करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जो वेरीफायर है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ सीएसपी ने जो वैलिड यूज़र्स की लिस्ट प्रोवाइड की होगी, वेरीफायर देखेगा कि उस लिस्ट में ये जो मेरे पास एक क्रेडेंशियल आए हैं, यूज़र नेम पासवर्ड आया है, क्या ये इस लिस्ट के साथ मैच करता है, कोई ऐसा बंदा है जिसके, कोई ऐसी एंटिटी है जिसका ये सेम क्रेडेंशियल्स हैं। अगर हैं तो फिर वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और द एंटिटी विल बी अलाउड टू यूज़ द रिसोर्सेज। तो ये सारा मॉडल है निस्ट ने प्रपोज किया, जिसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट एंटिटीज़ और प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेशन कौन कौन से हैं, तरीके कौन कौन से हैं? देयर आर 4 जनरल मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेटिंग अ यूज़र्स आइडेंटिटी विच कैन बी यूज्ड अलॉन और इन कम्बिनेशन। अब लाजमी नहीं है किसी एक एंटिटी की ऑथेंटिकेशन के लिए कोई इन 4 में से एक ही प्रोसेस, एक ही मैकेनिज़्म यूज़ किया जाए, एक से ज़्यादा मैकेनिज़्म भी यूज़ किए जा सकते हैं। जितने आप ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका सिस्टम एक्सेस जो है वो सिक्योर हो जाएगी। समथिंग द इंडिविजुअल नोज, तो ये भी एक मीन्स है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल्स इंक्लूड पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और आंसर्स टू बी प्री अरेंज्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो कि एंटिटी पहले से जानती है उसके ऑथेंटिकेशन के लिए, कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड बता दें और उसके बाद उस सिस्टम में आपको एंट्रेंस अलाउ होगी। समथिंग द इंडिविजुअल पोजेसेस, फिर इंडिविजुअल के पास, एंटिटी के पास जो चीज़ें जो वो होल्ड करता है, पोजेस करता है, जिसके ऊपर उनका समझ लें कब्जा है। पोजेस कहते हैं, पोजेशन कहते हैं कब्जे को। एग्जाम्पल्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड, फिजिकल कीज़, मतलब उसके पास कोई ऐसा कार्ड होगा, कोई ऐसी डिवाइस होगी जिसके ज़रिए से उसकी ऑथेंटिकेशन हो सकेगी। आप देखें जो हमारे मॉडर्न सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वहाँ पे कार्ड इशू किए गए होते हैं, वो उस कार्ड को स्वैप करने के बाद एंट्रेंस हो सकती है किसी पर्सन की। स्मार्ट कार्ड हो सकता है, फिजिकल कोई की हो सकती है, जैसे हमारे ये लॉक्स की कीज़ होती हैं। दिस टाइप ऑफ ऑथेंटिकेटर इज़ रेफर टू एज टोकन, इसको हम टोकन कहते हैं। फिजिकल की ये हमारी नॉर्मल कीज़ हैं जो हम अपने लॉक्स वगैरह को लगाते हैं। उसके अलावा स्मार्ट कार्ड की एक ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड्स हैं जो कि आपके वो डोर्स के ऊपर वो बूथ लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसके ऊपर आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं और आपका वो डोर ओपन हो जाता है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए इस तरह का प्रोसेस भी यूज़ किया जा सकता है। दिस मीन्स और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज समथिंग द इंडिविजुअल पोजेसेस, पोजेशन से आप कोई उसकी ऑथेंटिकेशन करते हैं। समथिंग द इंडिविजुअल इज बायोमेट्रिक, क्या क्या चीज़ें हैं, फिंगरप्रिंट है, रेटिना है, फेस है, तो आप कोई बायोमेट्रिक उसका ऑथेंटिकेशन करते हैं बायोमेट्रिक वे में, उसके फिंगरप्रिंट से, उसके थंब इम्प्रेशन से, फेस से, इवन वॉइस से, रेटिना वगैरह। समथिंग द इंडिविजुअल डज, जो कुछ वो करता है, डायनामिक बायोमेट्रिक। एग्जाम्पल इंक्लूड रिकॉग्निशन बाय वॉइस पैटर्न, हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइपिंग रिदम। तो इस तरह से भी ऑथेंटिकेशन की जाती है, वॉइस को सुनते हुए, और उसके अलावा हैंड राइटिंग से पता चल जाता है कि ये हैंड राइटिंग किसी पर्सन की है कि नहीं। जितना मर्जी कोई किसी को कॉपी कर ले, लेकिन उसके पैटर्न्स होते हैं, कहीं ना कहीं पे वायलेशन होती है। अब नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। पहले ऑथेंटिकेशन हम देख रहे थे। 2 डेफिनेशंस ऑफ एक्सेस कंट्रोल आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग इट्स स्कोप। वो कौन सी हैं? निस्ट IR 7298 ग्लॉसरी ऑफ की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्म्स। अब ये भी निस्ट का एक डॉक्यूमेंट है, ग्लॉसरी ऑफ की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्म्स। ग्लॉसरी कहते हैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया गया हो।
तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो उसमें एक्सेस कंट्रोल की डेफिनेशन क्या बताई जा रही है? डिफाइंस एक्सेस कंट्रोल एज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग और डिनाइंग स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। आप किसी पर्सन की रिक्वेस्ट को या तो ग्रांट कर रहे हैं परमिशन, या आप डिनाई कर रहे हैं। टू ऑब्टेन एंड यूज इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज, कि आप उसको या तो ग्रांट कर रहे हैं कि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर ले, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज को यूज़ कर ले, या फिर आप उसको डिनाई कर रहे हैं। आप किस बेस पे ग्रांट करेंगे या डिनाई करेंगे? इफ़ द पर्सन इज ऑथेंटिकेटेड, इफ़ द पर्सन इज ऑथराइज्ड। व्हाट डज इट मीन? कि आप एक बाकायदा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के बाद उसको डिनाई कर सकते हैं, या फिर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के बाद आप उसको ग्रांट कर सकते हैं। और सेकंड क्या जी? एंटर स्पेसिफिक फिजिकल फैसिलिटीज़, वो कोई ख़ास फिजिकल फैसिलिटीज़ उसमें एंटर हो सकता है। तो ये दो इसकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं एक्सेस कंट्रोल में। एक डेफिनेशन ये है। द सेकंड वन इज़, ये एक डॉक्यूमेंट है RFC 4949 इंटरनेट सिक्योरिटी ग्लॉसरी। उसमें ये भी इंटरनेट सिक्योरिटी ग्लॉसरी है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें इंटरनेट सिक्योरिटी टर्म्स को डिफाइन किया गया है। डिफाइंस एक्सेस कंट्रोल एज अ प्रोसेस बाय विच यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज इज रेगुलेटेड। उसको रेगुलेट किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। रेगुलेट करने से मुराद ये है कि उसको इस तरह से हम रेगुलर से निकला हुआ इस तरह से रेगुलर करते हैं कि किसको हम एक्सेस देंगे, किसको हम डिनाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू अ सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इज परमिटेड बाय ओनली बाय ऑथराइज्ड एंटिटीज़। और ये सिर्फ ऑथराइज्ड एंटिटीज़ को परमिशन होगी। वो कौन सी एंटिटीज़ कौन सी हो सकती हैं? यूज़र्स हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, प्रोसेसेस हो सकते हैं, और अदर सिस्टम अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी। मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको यूज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको दूसरे प्रोग्राम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेसेस या फिर दूसरे सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ एक्सेस कंट्रोल कॉन्टेक्स्ट। Access control implements a security policy that specifies who or what may have access to each specific system resource and the type of access that is permitted in each instance. कौन है और किस रिसोर्स को वो एक्सेस कर रहा है और उसको किस टाइप की एक्सेस दी गई है, ये कॉन्टेक्स्ट से मुराद है। The following figure shows a broader context of access control. आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये यूज़र है, ठीक है जी। अब ये किसी ना किसी ऑथेंटिकेशन फंक्शन के ज़रिए से, कोई भी वो किसी भी किस्म के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, फंक्शन है, उसके ज़रिए से इसकी रिक्वेस्ट आगे जाएगी। मतलब ये एक ऑथेंटिकेशन का एक्सटेंडर लगा हुआ है, ठीक है, एक चेक लगा हुआ है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल फंक्शन है। अब ऑथेंटिकेशन ये बताती है कि द पर्सन इज ऑथराइज्ड। अब ज़रा बात को समझिएगा। पर्सन इज ऑथराइज्ड एज यू आर ऑथराइज्ड टू एंटर द कॉलेज, ठीक है जी, बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू, यू आर ऑथराइज्ड टू एंटर इनटू द क्लासरूम, एंटर इनटू द कॉलेज, बट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एंटर इनटू द ऑफिस, मैनेजमेंट ऑफिस, ठीक है। आप एक हद तक तो कैंपस में आ गए, कैंपस की बेशुमार एरिया तक आपकी एक्सेस है, ठीक है। क्लास में आप जा सकते हैं, लाइब्रेरी में जा सकते हैं, आप कॉमन रूम्स में, आप कई जगहों पे जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड एरियाज हैं जहां पर आप ऑथेंटिकेट होने के बाद भी, ऑथराइज होने के बाद भी एंटर नहीं हो सकते। दैट प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय एक्सेस कंट्रोल फंक्शन, ठीक है जी। ये सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। आप ऑथेंटिकेट होने के बाद, ऑथराइज होने के बाद किस किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये एक्सेस कंट्रोल बताएगा, ठीक है। इवन फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो मैनेजमेंट ऑफिस में जाते हैं, जा सकते हैं, लेकिन माइट भी पॉसिबल वो मैनेजमेंट का कोई पीसी होगा, सिस्टम होगा, वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दे आर नॉट अलाउड, राइट। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो सिस्टम है, वो यहाँ पे सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो बना रहा है।
या वो उसको मॉनिटर कर रहा है या वो उसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है जी। रिलेशनशिप अमंग एक्सेस कंट्रोल एंड अदर सिक्योरिटी फंक्शन, ये उसका सारा एक मॉडल दिखा दिया गया। In addition to access control, this context involves the following entities and functions. Authentication है, verification that the credential of a user or other system entity are valid. वो ये इंश्योर करता है कि जो credentials हैं किसी भी यूज़र के या किसी भी सिस्टम के वो वैलिड हैं। ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन, द ग्रांटिंग ऑफ राइट और परमिशन टू अ सिस्टम, अब आपने परमिशन ग्रांट कर दी एंटिटी टू एक्सेस अ सिस्टम रिसोर्स, दिस फंक्शन डिटरमिन्स हु इज ट्रस्टेड फॉर अ गिवन पर्पस। कौन किसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, वो सिस्टम तक उसकी ऑथराइजेशन है। जिस तरह से आप देखें हम जीमेल को ऑथराइज हैं एक्सेस करने के, हम बोर्ड की वेबसाइट को एक्सेस करने के ऑथराइज हैं, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ऐसे काम होंगे जो हम नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। ऑडिट एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम रिकॉर्ड्स एंड एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू टेस्ट फॉर एडिकेसी ऑफ सिस्टम कंट्रोल्स। ऑडिट क्या होता है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट रिव्यू कि कौन बंदा कैसे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है और क्या क्या एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म कर रहा है, ये ऑडिट कहलाता है। टू कोर्स कंप्लायंस विद एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी, कोई पॉलिसी एस्टैब्लिश होगी जिसमें बताया गया होगा विच पर्सन विल बी ऑथराइज्ड टू एक्सेस द सिस्टम एंड व्हाट फंक्शन ही और शी कैन एक्सेस और द अदर सिस्टम कैन एक्सेस। ठीक है जी। एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर टू डिटेक्ट ब्रीचेज इन सिक्योरिटी। तो इसका ऑडिट का पर्पस क्या होता है कि ये डिटेक्ट करता है कि कहीं पे सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो गई, कोई ऐसी एक्टिविटी विच वाज अगेंस्ट द सिक्योरिटी, कोई ऐसा टास्क तो वहाँ पे हैपन नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश तो नहीं की गई। ऑडिट करने का यह पर्पस होता है। एंड टू रिकमेंड एनी इंडिकेटेड चेंजेस इन कंट्रोल, फिर अगर कहीं पे सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसके बाद सम टाइम आपके जो सिक्योरिटी इंडिकेटर्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। और उस आपकी पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और आपके जो प्रोसीजर हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब देखें जैसे अभी कोरोना चल रहा है, जब भी कोई कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते हैं तो आपकी पॉलिसी चेंज होती है कि नहीं होती, गवर्नमेंट लेवल पे आपके प्रोसीजर्स चेंज होते हैं कि नहीं होते। ठीक है जी। और कुछ चेंजेस इंडिकेट की जाती हैं, जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करें, NCOC एक इदारा उन्होंने बना दिया है, वो बाकायदा मॉनिटर करता है इश्यूज़ को, वो देखता है इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो चेंजेस इंडिकेट करता है, पॉलिसी चेंज कर देता है, प्रोसीजर वो डिफाइन कर देता है। सेम कॉन्सेप्ट इज़ इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम। एक अथॉरिटी है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि ऑडिट करता है, देखता है कहाँ पे ब्रीच हुआ और उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी चेंज कर देता है। Now the policy is an access control policy which can be embodied in an authorization database dictates what types of access are permitted. किस किस तरह की एक्सेस अलाउड है। बाज होंगे उनको सिस्टम को सिर्फ व्यू करना अलाउड होगा, सिस्टम में कोई रिकॉर्ड एंटर करना अलाउड नहीं है, कोई रिकॉर्ड अपडेट करना डिलीट करना अलाउड नहीं है। बाज ऐसे होंगे जिनको सिस्टम में डेटाबेस में रिकॉर्ड एंटर करना अलाउड है, रिकॉर्ड देखना अलाउड है, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट करना या रिकॉर्ड डिलीट करना अलाउड नहीं है। ठीक है जी। फिर ये परमिशन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड बाय whom, तो ये किन सर्कमस्टांसेस में और किसके लिए ये कंडीशंस हैं, एक्सेस किसको दी गई है किस कंडीशन में। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज आर जनरली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, controls access based on the identity of the requester and on access rules stating what requester are allowed to do, called discretionary.
because the policy is termed discretionary because an entity might have access rights that permit the entity, उसके पास rights हैं, उसको पहले से ग्रांट किए गए हैं by its own volition, उसकी अपनी विश पर, उसकी अपनी विल के ऊपर, to enable another entity to access some resource, ताकि वो एंटिटी के कोई रिसोर्स को एक्सेस कर सके। ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी है। नेक्स्ट इज मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोल्स एक्सेस बेस्ड ऑन कंपेयरिंग सिक्योरिटी लेबल्स विद सिक्योरिटी क्लियरेंसेस। ठीक है जी, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जो है वो उसको एक्सेस दी जाती है, दैट आर मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। जैसे हमारे कहीं पे आप देखें ऑफिस में, मतलब सिक्योरिटी रीज़न से वो बाकायदा चेक एंड बैलेंस के बाद किसी पर्सन को अंदर एंट्रेंस अलाउ करते हैं, इसी तरह से सिस्टम में भी ऐसे ही चेक एंड बैलेंस चेक के बाद वो अलाउ करते हैं एंट्रेंस। द पॉलिसी इज टर्म्ड मैंडेटरी बिकॉज एन एंटिटी दैट हैज़ क्लियरेंस टू एक्सेस अ रिसोर्स मे नॉट जस्ट बाय इट्स ओन वॉल्यूशन एनेबल अनदर एंटिटी टू एक्सेस दैट रिसोर्स। वो सिर्फ उसकी विश पर नहीं बल्कि दूसरी एंटिटी के क्लियरेंस पर वो उसको अलाउ किया जाता है। इफ द पर्सन इज विलिंग टू एंटर द सिस्टम, तो इस विल पर उसको अलाउ नहीं किया जा सकता, बल्कि जो मेन अथॉरिटी है उसके चेक करने के बाद, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अलाउड होगा, इसलिए इसको मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। ठीक है जी। नहीं, दो पॉलिसीज और थी वो के दरमियान में ही रह गई हैं।